हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, जहां पे हम दो प्रश्न देखेंगे और दोनों प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10-10 नंबर में पूछा जाएगा, तो दोस्तों 10-10 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जहाँ पे दोस्तों हम साइको जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है सेकेंड ईयर का, उससे भी लिए हैं एक क्वेश्चन, और दोस्तों एक क्वेश्चन हम लिए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, और दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, समझिए दोस्तों, हम वीडियो आप लिए के लाते हैं कि ताकि आप लोग समझ पाए, देख पाए, और वीडियो को दोस्तों 1-2 बार देखिए, जिससे दिमाग में सेट हो जाए कि मैटर क्या कहता है, क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें लिखना है। एक एग्जैक्ट दोस्तों किसी को याद नहीं होता। अगर कोई एग्जैक्ट याद करने की कोशिश करता है हूँ बहू, तो दोस्तों उसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं हो पाता है। तो आप दोस्तों देखिए कि इस क्वेश्चन में आंसर में है क्या 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 पॉइंट दिया है, और उस पॉइंट के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, तभी जाके दोस्तों क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को दोस्तों दिमाग में रख पाएंगे। रटेंगे तो साथियों कभी नहीं याद होगा, क्योंकि दोस्तों सेकेंड ईयर में बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईसीटी का उपचार प्रदान करने में नर्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों या तो ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोकन्वल्सन उपचार प्रदान करने में नर्स की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ईसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये पूछेगा, या तो आपसे ये पूछेगा कि ईसीटी में नर्स द्वारा ईसीटी करने से प्रक्रिया के पहले, ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद नर्स के देखभाल को समझाइए। तो इस तरीक़ा से भी पूछेगा, और सीधा भी पूछ सकता है कि ईसीटी में उपचार में प्रदान करने में नर्स की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो किसी भी तरीका से पूछेगा, आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन गिविंग ईसीटी, मतलब ईसीटी देने के दौरान नर्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या दोस्तों उसका रोल है, उस चीज़ को देखना है। तो दोस्तों इसमें एक सीधा जान लीजिए कि इसमें 3 प्रकार से दोस्तों रोल को दिखाया गया है। एक, जब दोस्तों ईसीटी दिया जाएगा, देने वाला होगा, उससे पहले का रोल। एक, ईसीटी जब चल रहा होगा, जब दिया जा रहा होगा उस टाइम का रोल। और एक होगा जब ईसीटी दे दिया गया पेशेंट को, तो अब उसके बाद का रोल, मतलब ईसीटी के बाद का रोल। तो ये 3 अवस्था है जहाँ पे ईसीटी में नर्स अपना भूमिका दिखाती है। तो कैसे क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जो पहला है कि ईसीटी के पूर्व नर्सिंग देखभाल, मतलब गिविंग ईसीटी बिफोर नर्सिंग किया, मतलब देने से पहले, ईसीटी देने से पहले कैसे पेशेंट को देखभाल करेंगे और कैसे ईसीटी के लिए तैयार करेंगे। तो साथियों, पहला ईसीटी के पूर्व नर्सिंग देखभाल, इसमें है ईसीटी से पूर्व रोगी और उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त करना। दोस्तों जो ईसीटी दिया जाएगा उससे पहले ये होगा कि जो रोगी है और जो उसका रिलेशन के आए हैं उससे दोस्तों सहमति पत्र प्राप्त करना सिग्नेचर के साथ में, ये हो गया। उसके बाद है रोगी की सभी लैब इन्वेस्टिगेशन व शारीरिक जाँच करनी चाहिए। दोस्तों जब ईसीटी देने के लिए पेशेंट का बात आए, तो ईसीटी देने से पहले सभी लैब इन्वेस्टिगेशन, मतलब सभी जाँच और शारीरिक जाँच कराना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तीसरा है कि रोगी को ईसीटी से 8 घंटे पूर्व मुंह से खाने को नहीं देना चाहिए। दोस्तों जब ईसीटी, हम जान रहे हैं कि इस पेशेंट को ईसीटी दिया जाएगा, तो दोस्तों जो पेशेंट को ईसीटी दिया जाएगा उससे देने से पहले दोस्तों 8 घंटे पहले ही मुंह से कोई भी खाना नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कि रोगी को उसके संबंधियों को ईसीटी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना, उसका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों जो भी पेशेंट के साथ आया होगा, जो भी संबंधी, दोस्तों उसको ईसीटी के बारे में पूर्ण बताना चाहिए विस्तार से, और इसमें सहयोग करने के लिए उसे कहना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है कि रोगी के शरीर के स्थिर धातु की वस्तुओं को हटा लेना चाहिए, जैसे कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी आदि, अंगूठी। दोस्तों अगर पेशेंट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगा है, तो ईसीटी देने से पहले वो सारी चीज़ें पेशेंट से निकाल लेना चाहिए। जैसे कौन कौन चीज़ें हो सकता है दोस्तों, कितना लोग कृत्रिम दांत का यूज करते हैं, जिनका दांत खराब हो गया हो, तो उसे उतार दे। घड़ी को उतार दे, चूड़ी अगर है लेडीज़ है तो चूड़ी को उतार दे, अंगूठी पहना है तो अंगूठी को उतार दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ईसीटी पहले करना चाहिए। रोगी के शरीर से कसे हुए कपड़ों को हटाकर ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। दोस्तों अगर होता है पेशेंट, कभी देखते होइएगा जीन्स वगैरह या कोई कसा हुआ ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, तो उसको दोस्तों निकाल कर उसे लूज कपड़ा, ढीले कपड़े पहनाना चाहिए। ये चीज़ हो गया। महिला रोगी में दोस्तों लिपस्टिक व नेल पॉलिश हटानी चाहिए, जिससे दोस्तों साइनोसिस को पहचाना जा सके। दोस्तों आप लोग जानते हैं इस साइनोसिस को दोस्तों अंगूठा से ही पहचाना जाता है, मतलब ओठ को देखकर, मतलब ओठ कितना दोस्तों संवेदनशील है उसको देखकर, या नाखून को देखकर क्या होता है, साइनोसिस को पहचाना जाता है। साइनोसिस का मतलब होता है कि साथियों आपका त्वचा या नाखून से पहचाना जाएगा कि आपके अंदर दोस्तों श्वास का जो दोस्तों है वो कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ होता है। तो ही कहता है कि महिला में अगर लिपस्टिक है तो उसे हटा दे, नेल पॉलिश को हटा दे, ताकि पहचाना जा सके साइनोसिस को। ये चीज़ हो गया। रोगी को मल मूत्र त्याग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों रोगी को ये चाहिए कि मल मूत्र त्याग करने के लिए ईसीटी से पहले उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों है रोगी को 30 मिनट पूर्व आवश्यक औषधियाँ दी जानी चाहिए। दोस्तों जब ईसीटी करने से बहुत नज़दीक आ जाए तो 30 मिनट पूर्व ईसीटी करने से उसे सभी प्रकार के दवाइयाँ देनी चाहिए जो आवश्यक है। ईसीटी रूम में सभी आवश्यक उपकरण की व्याख्या करनी चाहिए। दोस्तों ईसीटी शुरू करने से पहले ये चीज़ों को देख लेना चाहिए कि जहाँ पे ईसीटी रूम है वहाँ पे सभी जो उपकरण है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ही होता है व्याख्या कर लेना चाहिए। उसके बाद रोगी को संपूर्ण रिकॉर्ड सहित ईसीटी में पहुँचाना चाहिए। दोस्तों रोगी को संपूर्ण रिकॉर्ड के साथ में ईसीटी कक्ष में पहुंचाना चाहिए। तो ये सारे दोस्तों नर्स का काम है जो कि ईसीटी से पूर्व तो क्या क्या है मैं सीधा तौर पे बता देता हूं साथियों, मैं सीधा तौर पे बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो दोस्तों ईसीटी रूम में जो है सबसे पहले है कि पेशेंट को क्या किया जाएगा। दोस्तों पेशेंट और उसके संबंधी से सहमति पत्र लिया जाएगा ईसीटी से पूर्व। उसके बाद है दोस्तों मुंह से 8 घंटे ईसीटी होने से 8 घंटे पहले मुंह से खाना कुछ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों रोगी और उसके संबंधियों से ईसीटी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाना चाहिए ताकि वो सहयोग करे। उसके बाद रोगी को शरीर पर अगर कोई धातु का सामान हो या कोई एक्स्ट्रा सामान हो तो उसे उतार दे, जैसे कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी, बेल्ट, अंगूठी आदि ये सब। उसके बाद रोगी के शरीर पर अगर कसा हुआ कपड़ा है तो उसे दोस्तों उतार कर ढीले कपड़े पहनाना चाहिए। रोगी अगर महिला है तो रोगी के दोस्तों होठ जो है और जो नाखून होता है जिससे साइनोसिस पहचाना जा सके, इसके लिए अगर उसके लिपस्टिक है और नेल पॉलिश है तो उसे हटा दे, साफ कर दे। रोगी को मल मूत्र करने के लिए दोस्तों उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ईसीटी से पूर्व। रोगी को 30 मिनट पूर्व सभी आवश्यक दवाइयाँ देनी चाहिए। ईसीटी रूम में आवश्यक जो भी उपकरण है उसका व्याख्या कर लेना चाहिए कि कितना सही है नहीं है। और दोस्तों रोगी के सभी लैब इन्वेस्टिगेशन भी कराना चाहिए ईसीटी से पूर्व। दोस्तों तो यही है, यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ईसीटी के दौरान नर्सिंग देखभाल, मतलब जो ईसीटी होगा उसके दौरान कैसे नर्स देखभाल पेशेंट को करेगी, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे है नर्स को ईसीटी रूम में रोगी के आरामदायक बिस्तर का सुपाइन स्थिति में लिटाकर कशेरुक दंड के नीचे तकिया लगाना चाहिए, वर्टेब्रल कॉलम में फ्रैक्चर ना हो। दोस्तों ईसीटी जब दिया जा रहा हो तो उस समय ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर सुपाइन स्थिति में लेटाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईसीटी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ईसीटी जो है किस पोजीशन में दिया जा सकता है, तो एक पोजीशन इसमें से कौन सा है, तो सुपाइन स्थिति है। तो आप लोग लिख देंगे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कि ईसीटी के लिए आरामदायक पोजीशन कौन सा है, तो सुपाइन स्थिति। समझ गए। तो ही कहता है कि नर्स को ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर सुपाइन स्थिति में लिटाकर कशेरुक दंड के नीचे तकिया, मतलब जो दोस्तों जो हमारा निचला भाग है सुपाइन स्थिति में, उसमें दोस्तों क्या करना चाहिए, कशेरुक दंड के नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि वर्टेब्रल कॉलम में फ्रैक्चर ना हो ईसीटी देने से। तो ये चीज़ें हो गया इस ईसीटी के दौरान है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं ईसीटी के दौरान और क्या किया जाएगा। तो रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देनी चाहिए। दोस्तों ईसीटी करने के दौरान दोस्तों दर्द होता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो इसके लिए दोस्तों रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक दवाइयाँ ड्रग दिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद रोगी के जूते उतारने चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखी जा सके। दोस्तों ईसीटी क्या है, एक इलेक्ट्रिको कॉन्विकल्स थेरेपी है। तो दोस्तों इसमें होता यह है कि आपके पूरे शरीर में जो है दोस्तों यो इलेक्ट्रिक के थ्रू जो दोस्तों है इसका थेरेपी किया जाता है। तो यही कहता है कि जूता अगर पहना है तो जूता उतार दे ताकि पैर में भी इसका असर दिखा जा सके ईसीटी का। तो ये चीज़ हो गया। रोगी को टंग्यू बाइट रोकने व रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों जो रोगी अगर दोस्तों टंग्यू बाइट मतलब जो दोस्तों जीभ अगर दोस्तों बाहर कर रहा है उसे रोकने हेतु या रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। ये कब, जब ईसीटी चल रहा हो तो पेशेंट को दोस्तों टंग्यू बाइट या रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है ईसीटी के थाई और थाई सीट से बांध देना चाहिए व गर्दन कंधों को सहारा प्रदान करना चाहिए। दोस्तों ईसीटी के जो है वो दोस्तों ईसीटी के थाई को थाई सीट से बांध देना चाहिए और गर्दन व दोस्तों कंधों को सहारा प्रदान करना चाहिए। मतलब दोस्तों जो जंघा है वो दोस्तों ईसीटी में क्या करना चाहिए, थाई सीट से बांध दे। ईसीटी का होता है दोस्तों उसमें लगा रहता है थाई सीट, उस थाई सीट से थाई को बांध देना चाहिए और जो गर्दन और जो दोस्तों हमारा कंधा है उसको क्या करना चाहिए, सहारा प्रदान करना चाहिए ईसीटी के दौरान। तो ये चीज़ें होता है। उसके बाद दोस्तों है ईसीटी के द्वारा उत्पन्न दोस्तों सेजर का ध्यानपूर्ण अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों ईसीटी के द्वारा जो भी दोस्तों सेजर उत्पन्न होगा उसको ध्यानपूर्वक दोस्तों अवलोकन मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों रोगी को गर्दन को हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखकर टंग्यू बैक फॉल रोकना चाहिए। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं कहता है कि ईसीटी के दौरान जो है रोगी को गर्दन को जो है हाइपर एक्सटेंडेड में रखकर दोस्तों टंग्यू बैक मतलब दोस्तों जो जीभ बाहर आने का मतलब पीछे अंदर जाने का जो दोस्तों उसका प्रक्रिया है उसे रोकना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या देखें ईसीटी के दौरान नर्स किस प्रकार से देखभाल करेगी। तो सबसे पहला है दोस्तों कि जो नर्स होगी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये चीज़ें है
कि जो नर्स होगी दोस्तों ईसीटी रूम में आरामदायक पोजीशन रोगी को प्राप्त कराएगी। किस पोजीशन में? सुपाइन स्थिति में, किसके? कशेरुक दंड के नीचे तकिया लगाकर, ताकि जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें फ्रैक्चर ना हो। तो ये होगा ईसीटी में पहला, नर्सिंग के दौरान, ईसीटी के दौरान। दूसरा है कि रोगी को शांत व आराम करने के लिए एनेस्थेसिक ड्रग दिया जाएगा। उसके बाद है रोगी को जूता पहना है तो उतार दिया जाए ताकि प्रतिक्रिया पैर में भी देखा जा सके। उसके बाद है दोस्तों कि रोगी में अगर टंगी बाट रोकने पर व रिस्पायरेशन है तो माउथ गार्ड का उपयोग करना चाहिए। तो यही ईजी है, याद रखिएगा कि रोगी में टंगी बाइट और रिस्पायरेशन है तो माउथ गार्ड का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। रोगी को जूते उतारना चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखा जा सके। रोगी को शांति व तनाव कम करने के लिए एनेस्थेसिक ड्रग देना चाहिए। उसके बाद है ईसीटी के थाई सीट से बांध देना चाहिए व गर्दन कंधों को सहारा देना चाहिए। दोस्तों जो ईसीटी है वो थाई को उसमें ईसीटी का जो दोस्तों सीट है उसे बांध दे और गर्दन और कंधों को सहारा देना चाहिए। ईसीटी द्वारा उत्पन्न दोस्तों जो भी सेजर है उसका ध्यान से अवलोकन करते रहना चाहिए। दोस्तों ईसीजी का सेजर मतलब उसका जो दोस्तों आउटपुट है ईसीटी का, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। रोगी को गर्दन को दोस्तों हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखकर दोस्तों टंग्यू बैक फॉल को रोकना चाहिए। तो ये चीज़ है जो कि दोस्तों ईसीटी के दौरान होगा तो नर्स कर सकती है। उसके बाद अब आता है दोस्तों ईसीटी के पश्चात नर्सिंग देखभाल। तो दोस्तों ईसीटी के पश्चात नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों विटल साइन का निरंतर अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों जब ईसीटी हो चुका है तो उसके बाद पेशेंट को दोस्तों नर्स कैसे देखभाल करेगी, तो सबसे पहला है दोस्तों विटल साइन जो है दोस्तों उसका मतलब दोस्तों जैविक चिन्ह है उसका निरंतर अवलोकन करती रहेगी। रोगी को साइड लाइन रेलिंग, दोस्तों जो रोगी के साइड लाइन रेलिंग है उपलब्ध करवाकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए जिससे स्रावी पदार्थों को मुंह द्वारा बाहर निकाला जा सके। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि रोगी को साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे दोस्तों ये कब होगा, ये ईसीटी के बाद। ईसीटी के बाद रोगी को क्या करना चाहिए, साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे होगा ये कि साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए जिससे जो भी दोस्तों शराबी पदार्थ है वो मुंह से बाहर निकाला जा सके। तो ये चीज़ें है, साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि रोगी में उत्पन्न जटिलताओं को पहचान कर शीघ्र उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। दोस्तों नर्स का ये काम है कि ईसीटी अगर जिस पेशेंट को हो गया है तो उसे निरंतर देखते रहे, अगर उसमें कोई जटिलता दिख रहा है तो उसे शीघ्र पहचान कर उसका उपचार कराना चाहिए। रोगी में होश में आने पर, रोगी को होश में आने पर समय, व्यक्ति, स्थान व घुटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। दोस्तों जो रोगी ईसीटी से दिया हुआ रहेगा वो अगर ईसीटी के बाद दोस्तों अगर होश में आता है तो उसे समय, व्यक्ति, स्थान व घुटना और दोस्तों घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। मतलब पेशेंट को क्या हो रहा था अभी थोड़ा देर पहले, पेशेंट के साथ अभी कितना समय हो रहा है, व्यक्ति वहाँ पे कौन कौन है, सभी से, स्थान से वो कहाँ पे है, इन सभी चीज़ों से पुनः परिचय करवाना चाहिए। उसके बाद है श्वसन कठिनाई में ऑक्सीजन प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों अगर ऑक्सीजन ईसीटी के बाद अगर ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये ऑक्सीजन देनी चाहिए, श्वसन में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑक्सीजन देनी चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए। दोस्तों रोगी को क्या करना चाहिए, आराम करते देना चाहिए। उसके बाद है रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए। तो दोस्तों ईसीटी के पश्चात नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकती है, सबसे पहला विटल साइंस चेक करती रहेगी। उसके बाद रोगी को साइड रेलिंग जो है दोस्तों साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध कराकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए जिससे जो भी दोस्तों शराबी पदार्थ है वो मुंह से द्वारा बाहर निकाला जा सके। रोगी में उत्पन्न जो भी दोस्तों अगर जटिलता दिखता है तो उसका तुरंत उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। रोगी को होश में आने पर उसे सभी चीज़ों से क्या चीज़ पुनः परिचय करवाना चाहिए, जैसे समय, स्थान, घटना, व्यक्ति, ये सब से। रोगी को होश में हो गया। श्वसन कठिनाई में ऑक्सीजन प्रदान, अगर श्वसन में कठिनाई हो रहा है ईसीटी के बाद तो उसे ऑक्सीजन प्रदान करना चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए। दोस्तों ईसीटी वाले पेशेंट को आराम करने देना चाहिए। उसके बाद है रोगी को ईसीटी बनाकर उसका क्या है संक्षिप्त उसमें दोस्तों विवरण लिखते रहना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया ईसीटी के पूर्व, ईसीटी के दौरान, ईसीटी के पश्चात मतलब ईसीटी के बाद नर्सिंग देखभाल। तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से है। चलिए हम लोग देखते हैं। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि शिशु में जन्मजात विकार है क्या, मतलब दोस्तों जन्मजात विकार होता क्या है, इसके सूची बनाइए। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे जन्मजात विकार है जो जन्म से ही बच्चे में मौजूद रहता है, उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा कि कौन कौन से है, और उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो क्या होगा, जन्मजात विकार क्या है, और दोस्तों बालकों में उत्पन्न जन्मजात विकारों की सूची बनाना है। और किसी एक पर आपको व्याख्या पूछेगा तो हम भी यहाँ पे किसी एक पर व्याख्या इसमें से कर देंगे, आपको जो भी याद रहेगा। जैसे दोस्तों है जलोशीर्ष है, जल शीर्ष वाला हम लोग देखे हैं, वो भी दोस्तों जन्मजात विकार ही है, तो हम करा चुके हैं तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और करा देंगे, आपको याद रहेगा, लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जन्मजात विकार है क्या, इसके सूची।
साथियों ये है जन्मजात विकार मतलब कॉन्गनीटल एबनॉर्मालिटीज। जी हाँ दोस्तों, जो कॉन्गनीटल एबनॉर्मेलिटी है उसमें दोस्तों होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। शिशु में जन्म के समय ही उत्पन्न रहने वाली विकृतियाँ या विकार जन्मजात विकार कहलाता है। दोस्तों जन्मजात विकार ये होता है कि शिशु जो जन्म लेता है उस समय से ही उसमें दोस्तों वो विकारे या दोस्तों वो विकृतियाँ उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात विकार कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई बच्चा जन्म लिया और उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखने लगा, जैसे वो अपंगता है या उसमें कुछ ऐसा दोस्तों क्या है उसके मानसिक प्रॉब्लम है या अविकास है, तो ये सब जन्म से ही जो लक्षण दिखाई दोस्तों देने लगता है, जो चीज़ें दिखाई देने लगता है वही होता है जन्मजात विकार। और इसके दोस्तों निम्न सूची है, ये होता है कॉन्गनेंटल एबनॉर्मेलिटीज या दोस्तों कॉन्गनेंटल एबनॉर्मेलिटीज। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कॉन्गनेंटल और एबनॉर्मेलिटी होता क्या है, इसके सूची तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका कॉज, इसका होने का कारण क्या है, वो सारे चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। एक क्यों होता है जन्मजात विकृतियाँ, होता क्या है, इसका हम लोग कारण देखते हैं। तो दोस्तों आनुवांशिक या वंशागुंत मतलब हेरिडिटी। जी हाँ दोस्तों, इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण होगा जन्मजात विकृतियाँ का मतलब जन्म से ही विकार का, कि अनुवांशिक या वंशागुंत मतलब दोस्तों जीनेटिक प्रॉब्लम होगा, या दोस्तों हो सकता है वंशागुंत मतलब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी एक किसी में न किसी में होता हो वैसा चीज़ें, तो उसमें भी दिखाई दे सकता है। तो ये होता है वंशागुंत। और अनुवांशिक होता है जीनेटिक। उसके बाद है ऑक्सीजन अल्पता। दोस्तों ऑक्सीजन में हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन अल्पता। दोस्तों ऑक्सीजन अल्पता होने से भी जन्मजात विकृतियाँ दिखाई देता है। उसके बाद है रेडिएशन, विकिरण। दोस्तों विकिरण से भी जन्मजात विक्रिया दिखाई देता है। उसके बाद है संक्रमण जैसे रूबेला वायरस। दोस्तों संक्रमण जैसे क्या होगा कि रूबेला वायरस। उसके बाद है औषधियाँ जैसे एल्कोहल, निकोटीन और थैलियोडामाइड। दोस्तों ये सब क्या होगा कि शिशु जब गर्भ में रहता हो तो उस दौरान अगर ये सब उपयोग किया जाता हो तो जो कौन से एल्कोहल, निकोटीन और थैलियोडामाइड, ये अगर दोस्तों माता द्वारा उत्पन्न किया गर्भ के दौरान अगर लिया जा रहा हो एल्कोहल, निकोटीन और थैलेमाइड, तो बच्चे में भी दोस्तों इसका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। और वही जब दोस्तों जन्म लेगा तो उसके दोस्तों जन्म के समय ही उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई देने लगता है। और दोस्तों एक होगा संक्रमण जैसे रूबेला वायरस के संक्रमण से, रेडिएशन, विकिरण से, ऑक्सीजन अल्पता से और अनुवांशिक या वंशागुत। तो ये चीज़ें हो गया इसका कारण। किसका कारण, ये दोस्तों जन्मजात विकृतियाँ जो कि शिशु में दिखा जाता है उसका कारण। अब दोस्तों यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शिशु में होने वाले कुछ जन्मजात विकृतियों की सूची निम्न प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये सब जो विकृतियाँ हैं जो बच्चों में दिखाई देता है तो है दोस्तों स्पाइना बाइफिरा। दोस्तों इसको आपको लिखना पड़ेगा, आपसे पूछेगा कि शिशु अवस्था में जन्मजात विकृतियों की सूची लिखे और जन्मजात विकृतियाँ होता क्या है तो लिखे। तो हम लोग ऊपर देख लिए कि होता क्या है, कारण क्यों होता है। अब हम लोग सूची देखते हैं। तो पहला है स्पाइना बाइफिरा, बिदर ओस्ट मतलब दोस्तों क्लेफ्ट लिप, बिदर ओस्ट का मतलब होता है कि दोस्तों इसमें ओठ क्या होता है, कट जाता है। ओठ का जो दोस्तों ऊतक होता है बनाने वाला, वो दोस्तों क्या होता है, उसका दोस्तों पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है और वो जो ऊतक होता है वो दो भागों में बट जाता है। तो ही होता है बिदर ओस्ट मतलब ओठ देखते होइएगा बच्चे से ही किसी का कटा हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों खंड तालु मतलब क्लेफ्ट प्लेट। दोस्तों खंड तालु ये होता है कि मान गए किसी का इसमें दोस्तों होता यह है कि इसमें भी दोस्तों ऊतक का अपूर्ण विकास होता है और इसमें जो तालु होता है दोस्तों तालु दो हिस्सों में बट गया होता है, मतलब उसमें दोस्तों क्या है, दरारें उत्पन्न होता है जो कि दोस्तों देखा जा सकता है वो तालु में होता है। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों है कि हाइपोस्पोडियास। जी हाँ दोस्तों हाइपोस्पोडियास होता है। उसके बाद दोस्तों मुड़े हुए पैर या हाथ। दोस्तों बच्चा जन्म लेता है उस समय देखते होइएगा उसका पैर या जो हाथ है वो मुड़े हुए ही कितने बच्चे का जन्म होता है। तो ये भी जन्मजात विकृतियाँ है। हाइपोस्टेसिस ही जन्मजात है। खंड तालु, बिदर होस्ट, स्पाइना बाइफिरा, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों जन्मजात विकृतियाँ हैं, जन्म से ही होता है। उसके बाद दोस्तों है मरे हुए क्या है, मुड़े हुए हाथ पैर हो गया। और छिद्र गुदा मतलब दोस्तों जो दोस्तों मल द्वार वाला रास्ता है दोस्तों उसमें दोस्तों छिद्र ही नहीं होता है किसी बच्चे में। तो ही कहता है अछिद्र गुदा मतलब दोस्तों इम्परफोरेट एनस मतलब जो मल द्वार है उसमें छिद्र ही नहीं होता है। जल शीर्ष मतलब दोस्तों हाइड्रोसेफलस, ये तो हम देख चुके हैं दोस्तों कि जल शीर्ष होता क्या है, तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, हाइड्रोसेफलस। उसके बाद दोस्तों पाइलोरियस एस्टोनेसिस मतलब पाइलोरिक संकुचन। दोस्तों पाइलोरिक संकुचन ये भी क्या है, जन्मजात विकृतियाँ ही है। उसके बाद है ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोसेफलस भी, जल शीर्ष भी देख चुके हैं। तो ये दोनों में से किसी एक में पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मस्तिष्कीय पक्षघात। दोस्तों बच्चा में जन्म के समय ही मस्तिष्क पक्षघात भी देखा जाता है। उसके बाद है मूत्राशय का बहिर्परिवर्तन मतलब दोस्तों जो मूत्राशय है उसका दोस्तों बहिर्परिवर्तन मतलब बाहर से ही परिवर्तन दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों डाउन सिंड्रोम होगा मतलब डाउन विकार होगा। वेंट्रिकुलर सेप्टेड डिफेक्टेड होगा। दोस्तों ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड होगा बच्चा। तो आप लोग क्या याद रखना है, तो दोस्तों याद रखना है, मैं बताता हूँ, स्पाइनल बाइफिब्रा, बिदर ओस्ट, खंड तालु, दोस्तों जल शीर्ष,
हाइड्रोसेफेलिस, हाइड्रोसेफेलस जिसको बोलते हैं, हाइड्रोस्पोडियास बोलते हैं, मुड़े हुए हाथ पैर, या दोस्तों अछिद्र गुहा जिसमें दोस्तों मल द्वार में छिद्र नहीं होगा, पाइलोरिक स्टोनेसिस मतलब पाइलोरिक संकुचन, मस्तिष्कीय पक्षघात, और दोस्तों मूत्राशय का बहिर्परिवर्तन, डाउन सिंड्रोम, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्टेड। तो ये सब दोस्तों है 12 लिखा है, इसमें से 8-10 जो भी याद रहेगा आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गया, इसका सूची हो गया जो कि जन्मजात विकृतियाँ ये सब है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों किसी एक पे दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे पूछेगा कि जन्मजात विकृतियाँ है क्या, किसी शिशु अवस्था के दौरान जन्मजात विकृतियाँ को किसी एक पर वर्णन करें। तो दोस्तों किसी एक पर वर्णन करने के लिए पूछेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ स्पाइना बाइफिब्रा जो कि 1 नंबर में था, उसके बारे में देखते हैं। ऐसे दोस्तों हम जल सिर्फ हाइड्रोसेफेलस के बारे में बता चुके हैं, और पाइलोरिक संकुचन, पाइलोरिक दोस्तों स्टोनेसिस के बारे में भी हम अच्छे से व्याख्या कर चुके हैं, सभी चीज़ें कारण लक्षण उसका हर एक चीज़, तो जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है और ये बाइफिब्रा दोस्तों भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं साथियों, स्पाइना बाइफिब्रा है क्या। तो जो स्पाइना बाइफिब्रा है यह दोस्तों मेरुदंड का जन्मजात विकृता है, जिसमें दोस्तों मेरुदंड की एक या दोस्तों अधिक जो कशेरुकाएँ हैं पूर्णतः संबद्ध नहीं होते हैं, अतः उनके बीच में ऊतक या एक पुटिका के रूप में दोस्तों बहिर्क्षेपण हो जाता है। यह ज़्यादातर लंबर दोस्तों या दोस्तों लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु यह कभी भी हो सकता है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं दोस्तों। जो स्पाइनल होता है, जो हमारा दोस्तों यहाँ पे स्पाइनल जो मेरुदंड होता है दोस्तों, स्पाइनल में भी जन्मजात विकृतियाँ हो सकता है। तो ही कहता है कि जो स्पाइना बाइफिब्रा है दोस्तों, ये जो है दोस्तों हो सकता है मेरुदंड का जन्मजात विकृतियाँ, मतलब यह स्पाइनल का जन्मजात से ही प्रॉब्लम है, जिसमें मेरुदंड जिसमें स्पाइनल की एक या अधिक जो कशेरुकाएँ हैं पूर्णतः संबंध नहीं हो पाता है दोस्तों। जैसे इसमें मेरुदंड जो है उसमें दोस्तों जो एक या एक से अधिक जो भी कशेरुकाएँ हैं उसमें पूर्णतः क्या होता है, संबंध नहीं होता है, अतः उसके बीच में ऊतक या एक पुटिका के रूप में बहिर्क्षेपण हो जाता है। मतलब दोस्तों उसके बीच में जो भी दोस्तों हमारे स्पाइनल है जिसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं साथियों, उस मेरुदंड के दोस्तों बीच में क्या होता है, एक ऊतक या दोस्तों एक पुटिका का बहिर्क्षेपण हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ उसमें क्षेपण हो जाता है। उसके बाद ज़्यादातर होता है लंबर या दोस्तों लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में अधिक पाया जाता है दोस्तों। ये जो चीज़ें होता है स्पाइना बाइफिब्रा, ये दोस्तों अधिकतर दोस्तों ज़्यादातर लंबर क्षेत्र या दोस्तों लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु यह कभी भी हो सकता है। इसके 3 प्रमुख कारण है दोस्तों। स्पाइना बाइफिब्रा होने का दोस्तों 3 कारण है, ये कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर किस क्षेत्र में होता है, तो लंबर और दोस्तों लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में हो सकता है। और इसमें होता क्या है दोस्तों, ये मेरुदंड का दोस्तों क्या है, जन्मजात विकार है। ये मेरुदंड के एक या अधिक दोस्तों क्या होता है, कशेरुकाएँ पूर्णतः इसमें क्या होता है, संबंध नहीं होता है, और यही क्या है, विकार है। संबंध मतलब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं इसके 3 प्रमुख क्या है स्पाइनल बाइफिब्रा का। तो दोस्तों जो स्पाइनल बाइफिब्रा है उसके 3 प्रमुख कारण है अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड या अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड। दोस्तों ये होता है अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड, मतलब दोस्तों स्पाइनल बाइफिब्रा ओकोल्टा। जी हाँ दोस्तों, ओकोल्टा मतलब दोस्तों ये द्विखंडित में जो हमारा दोस्तों स्पाइना है, ये क्या होता है, यहाँ पे मेरुदंड जो है दोस्तों ये क्या होता है, 2 खंडों में विभाजित होता है। और दोस्तों ये अप्रकट होता है, मतलब ये प्रकट नहीं होता है लेकिन 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। तो वही कहता है कि अप्रकट द्विखंडीय मेरुदंड। तो हो गया। दूसरा है दोस्तों मेनिंजोसिल या दोस्तों मस्तिष्क का आवरण हर्निया। दोस्तों ये होता है मेनिंजोसेलो। मेनिंजोसेलो को हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क का आवरण हर्निया। उसके बाद तीसरा है मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया या दोस्तों मेनिंजोमाइलोसिल। जी हाँ दोस्तों, मेनिंजोमाइलोसिल या मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया। तो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि स्पाइनल बाइफिब्रा होने का 3 कारण क्या है, अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड, दूसरा है मेनिंजोसिल या मस्तिष्क का आवरण हर्निया, तीसरा है मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया। इसमें क्या है, मस्तिष्क का आवरण हर्निया, इसमें है मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजोसायोलिन। दोस्तों देखिए नाम ही ऐसा है तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। पहला है अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड स्पाइनल बाइफिब्रा ओकुल्टा, दूसरा है मेनिंजोसेल या इसी को बोलते हैं मस्तिष्क का आवरण हर्निया, या दोस्तों तीसरा है मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया या मेनिंजोमाइलोसिल। तो ये चीज़ें हैं, आप तीनों याद रखिएगा जिसके कारण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पाइनल बाइफिबा ओकल्टा या अपरकट द्विखंडीय मेरुदंड। दोस्तों जो पहला है देखते हैं, इसमें बहिर्क्षेपित ऊतक दोस्तों कशेरुकाओं एक सीमित रहता है, विकार बाहर से दिखाई नहीं देता है। चूँकि इसमें मेरु रज्जु व मस्तिष्क झिल्लियाँ समान रहती है, अतः कोई तंत्रिकीय कमी परिलक्षित नहीं होता है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ये अप्रकट मतलब यह बाहर से दिखाई नहीं देता है, प्रकट नहीं होता है। इसमें दोस्तों जो होता है जो अंततः कोई तंत्रिकीय कमी होता है, ये परिलक्षित नहीं होता है। तो ही जो न्यूरोलॉजिकल जो डिफिसिट है वो दोस्तों इसमें परिलक्षित नहीं होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। और इसमें जो दोस्तों बहिर्क्षेपित ऊतक है कोशिकाएं हैं वो सीमित रहता है और ये बाहर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें मेरुरज्जु व मस्तिष्काएं झिल्लियाँ समान रहता है। तो दोस्तों क्या समझ गए कि स्पाइनल बाइफिबा ओकल्टा मतलब अपरकट द्विखंडीय मेरुदंड, जो कि पहला है। क्या समझे कि यह दोस्तों क्या है, इसमें बहिर्क्षेपित ऊतक जो है दोस्तों वो कोशिकाओं तक सीमित रहता है। मतलब जो दोस्तों हमारा प्रोट्रूड जो टिश्यू है, जो दोस्तों जो प्रोट्रूडेड टिश्यू है वो दोस्तों क्या होता है, सीमित रहता है। बहिर्क्षेपित जो दोस्तों ऊतक है वो कशेरुकाओं तक सीमित रहता है। विकार इसमें जो है दोस्तों वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें मेरुरज्जु व मस्तिष्क झिल्लियाँ जो है वो समान रहता है, मतलब इसमें समान रहता है जिसके कारण दिखाई देता नहीं है। अतः कोई तंत्रिकीय कमी परिलक्षित नहीं होता है किसमें, अप्रकट द्विखंडित मेरुदंड में। तो ये चीज़ें हो गया। अब हम लोग देखते हैं मेनिंजोसोल या दोस्तों मस्तिष्क का आवरण। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं मस्तिष्क का आवरण हर्निया या इसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजोसोल। दोस्तों इसमें जो कशेरुकाओं के मध्य जो है, मध्य में मेनिंजिस मस्तिष्क का आवरण झिल्लियाँ पुटिका के रूप में बाहर निकलती है। दोस्तों इसमें नाम से स्पष्ट है कि इस कशेरुकाओं के जो मध्य में होता है कि जो मेनिंजिस मस्तिष्क का आवरण है, मतलब जो मेनिंजिस हमारे मस्तिष्क को ढका हुआ है, उसका जो झिल्ली का जो दोस्तों पुटिका है वो क्या होता है, वो पुटिका के रूप में बाहर निकलता है। तो बाहर कौन निकलता है, तो दोस्तों जो हमारा कशेरुकाओं के मध्य में जो दोस्तों मस्तिष्क को ढकने वाला जो मेनिंजिस है वो झिल्ली के रूप में, झिल्लियाँ पुटिका के रूप में बाहर निकलता है। इसमें मस्तिष्क द्रव CSF भरा होता है। दोस्तों जो जो मेनिंजिस जो मस्तिष्क का आवरण है इसमें CSF क्या होता है, भरा होता है मस्तिष्क द्रव। यह ऊपर पतली झिल्ली या त्वचा से ढकी होती है। हल्की सी चोट से इसमें CSF रिसाव शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आपके ब्रेन में दोस्तों जहाँ पे मेनिंज है वहाँ पे अगर चोट लगेगा तो होता क्या है कि दोस्तों जो मस्तिष्क का आवरण जो झिल्ली है उसके दोस्तों पुटिकाओं बाहर निकल जाएगा मेनिंजोसील में, और इसके जो मस्तिष्क द्रव है जो CFC इसमें भरा रहता है मेनिंजिस में, वो दोस्तों हल्का पतली झिल्ली या त्वचा से ढकी होता है। अगर इसमें हल्का चोट लगता है तो क्या होता है, मेनिंजोजल्स जो है दोस्तों वो क्या होगा, वो दोस्तों उससे रिसाव CSF का रिसाव शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है। तीसरा है मेनिंजोमाइसाइलोलिन या दोस्तों मेनिंजोमाइलोसिन। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्तिष्क का आवरण सुषुम्ना हर्निया। तो इस चीज़ें तीसरा है मेनिंजोमाइसाइलोलाइसिलिन। तो दोस्तों इसमें कशेरुकाओं के भीतर लेफ्ट से थैलीनुमा संरचना बाहर निकलती है। दोस्तों ये जो मेनिंजोमाइलोसिल है, ये जो दोस्तों मेनिंजोमाइलोसिल है, इसमें जो कशेरुकाएं का दोस्तों जो भीतर लेफ्ट है इसमें दोस्तों थैलीनुमा संरचना बाहर निकलता है, जबकि उसमें क्या होता है मेनिंजोजिल्स में पुटिका बाहर निकलता है, और इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों थैलीनुमा बाहर निकलता है। इसमें दोस्तों मेनिंजिस मेरुरुज अथवा मस्तिष्क द्रव भरा होता है। यह अधिकतर दोस्तों लंबर या लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो मेनिंजोमाइलोसिल है ये क्या होता है, ये दोस्तों कशेरुकाओं के भीतर क्लेफ्ट से थैलीनुमा संरचना बाहर निकलता है, और ऊपर वाला में मेनिंजोसोल में दोस्तों कशेरुकाओं जो मस्तिष्क का आवरण है वहाँ के झिल्लियाँ से पुटिका बाहर निकलता है। इसमें क्या है, इसमें कशेरुकाओं से थैलीनुमा संरचना बाहर निकलता है। इसमें जो मेनिंजिस है दोस्तों मेरुरज्जु और तथा मस्तिष्क द्रव भरा होता है, किसमें, मेनिंजिस में। यह अधिकतर लंबर या दोस्तों लंबर सैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है। कौन, मेनिंजोमाइलोसिल। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि यह अधिकतर लंबर या लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में पाया जाता है। अब दोस्तों इन विकारों के कारण इसमें समान कमजोरी से लेकर टांगों का पक्षघात, मूत्राशय व दोस्तों मलाशय व संवेदी दोस्तों क्या है, जो दोस्तों संवेदी यहाँ पे देख सकते हैं लोप होता है साथियों, वो संवेदी लोप दोस्तों जैसे तंत्रिकीय विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विकार से के उच्च कशेरुकाओं में होने पर अधिक तंत्रीय कार्य प्रभावित होगा। दोस्तों इसके सबके होने से जो हम लोग तीनों टाइप्स देखे हैं, या दोस्तों जो हमारा स्पाइनल बाइफिबा है इसके होने से इन विकारों के जो कारण होगा उसमें समान कमजोरी हो सकता है। टांगों में दोस्तों पक्षघात जिसको दोस्तों बोलते हैं कि लकवा मार देना है वो हो सकता है, या दोस्तों मूत्राशय या मलाशय में संवेदी लोप हो जाएगा, जिससे दोस्तों तंत्रिका जैसे क्या
मतलब दोस्तों मलाशय या मूत्राशय में संवेदी लोप का मतलब क्या होता है कि तंत्रिकीय विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिस पर आपको दोस्तों आपका जो है तंत्रिकीय दोस्तों उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। विकार के उच्च कशेरुकाओं में होने पर दोस्तों अधिक तंत्रिकीय कार्य प्रभावित होगा। दोस्तों अगर ये अत्यधिक ऊंचा कशेरुकाओं में हो रहा है तो दोस्तों इसका जो तंत्रिकीय कार्य है, जहाँ से ब्रेन का द्वारा कंट्रोल होता है कार्य, वो प्रभावित होने लगेगा। तो यही दोस्तों होता है स्पाइनल बाइफिब्रा। अब दोस्तों इसका उपचार क्या हो सकता है? तो दोस्तों जन्म के बाद जितना जल्दी संभव हो शल्य चिकित्सा द्वारा विकार को ठीक करें। इसे दोस्तों लेमनीटॉमी कहते हैं। इसे शीघ्र शल्य चिकित्सा के निम्न प्रकार है। दोस्तों होता क्या है कि दोस्तों उपचार के समय इसका उपचार क्या होगा? तो जन्म दोस्तों बच्चा ले रहा है तो जितना जल्दी हो सके जन्म के तुरंत बाद इसे सर्जरी के द्वारा इस विकार को दोस्तों ठीक किया जाएगा। और इससे जो दोस्तों सर्जरी के द्वारा किया जाएगा इसे हम लोग लेमनीटॉमी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? लेमनीटॉमी कहते हैं। इसमें शीघ्र शल्य चिकित्सा निम्न कारण है। दोस्तों क्या कारण है चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक चित्र बना हुआ है, हम लोग क्या देखे हैं तीनों का दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं कि स्पाइनल बाइफिब्रा ओकल्टा, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे अप्रकट द्विखंडित यहाँ पे हम लोग स्पाइना देखे हैं। उसके बाद है मेनिंजो सेल है, मस्तिष्क का आवरण, या दोस्तों इसके बाद है कि यहाँ पे क्या था कि मेनिंजो माइलोसिल। जी हाँ दोस्तों मेनिंजो माइलोसिल था। तो ये तीन हम लोग देखे हैं। देखिए एक कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है जो दोस्तों उसमें होता क्या है कि इसमें हल्का कट रहता है। इसमें दोस्तों दिखाई नहीं देता है। जो वर्टिब्रल जो बॉडी है साथियों, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, ए बाइफिब्रा जो है ए स्पाइनल वर्टेब्रल बॉडी है, इसमें दोस्तों क्या होगा, और स्पाइनल दोस्तों प्रोसेस यहाँ पे है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि इसमें जो है कंटिन्यूस नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, स्पाइनल में कंटिन्यूस नहीं पाया जाएगा और उसी को हम लोग स्पाइनल बाइफिब्रा बोलते हैं। और इसमें दोस्तों तीन चरण में होता है। एक होता है स्पाइनल बाइफिब्रा ओकल्टा। इसमें दोस्तों उतना चीज़ें बाहर से नहीं दिखाई देता है, अंदर ही ये चीज़ें होता है जो कि देख रहे हैं। इसमें बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें ये बाहर से दिखाई दे रहा है और इसमें बाहर से दिखाई दे रहा है। इसमें जो है दोस्तों पुटिका के रूप में कशेरुक से क्या होता है, चीज़ें जो है मेनिंजिस से भरा हुआ जो द्रव है वो बाहर निकल जाता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, थैलीनुमा के रूप में बाहर निकल जाता है। CFC जो द्रव भरा होता है वो बाहर निकल जाता है। मेनिंजो माइलोसिल में ये दोस्तों क्या है, थैलीनुमा बाहर निकलता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पुटिका के रूप में एक छोटा सा निकलता है। तो इसमें क्या होता है, मेनिंजिस बाहर निकल जाता है जिसमें द्रव भरा होता है। और दोस्तों ये सब क्या है, स्पाइनल कोड है। देखिए दोस्तों यही होता है, बीच में स्पाइनल कोड होता है। यहाँ पे देखिए स्पाइनल कोड है जो कि सभी आकर एक जगह पे क्या होता है देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गया तीन प्रकार से, देख लिए चित्र से भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं कि दोस्तों इसके जो उपचार है कैसे होता है। तो दोस्तों पुटिका को फटने से CSF का रिसाव व संक्रमण का खतरा होता है। दोस्तों इसका जो दोस्तों चीज़ें हैं, इसका जो जटिलता है, क्या जटिलता है, तो दोस्तों पुटिका को फटने से जो दोस्तों पुटिका फटेगा, जो बाहर निकला है वो फटेगा, तो दोस्तों क्या होगा, उससे दोस्तों CSF जो द्रव है दोस्तों वो क्या होगा, रिसाव होने लगेगा, संक्रमण का खतरा रहेगा। उसके बाद है तंत्रिकीय क्षमताओं में अत्यधिक विकार को रोकने हेतु। दोस्तों जो तंत्रिकीय क्षमताओं में अधिक विकार को रोकने हेतु दोस्तों इसका होगा। तीसरा है कि सौंदर्य व संरचनात्मक सुधार हेतु। दोस्तों इसका यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे उपचार इसका दोस्त है, उपचार क्या है, उपचार इसका निम्न तरीके से क्या चीज़ होता है। तो उपचार इसका क्यों होता है, तो इस उपचार इसीलिए होता है साथियों कि जो CSF जो पुटिका निकला है उसमें CSF द्रव भरा हुआ है। तो ये CSF जो द्रव भरा है उसको फटने से क्या हो सकता है, रिसाव होगा, संक्रमण का खतरा रहेगा। इसलिए दोस्तों इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद है तंत्रिकीय क्षमताओं में अत्यधिक विकार न हो, इसके लिए जल्दी उपचार करना चाहिए। उसके बाद है सौंदर्य और संरचनात्मक सुधार हेतु। सौंदर्य मतलब होता है कि दोस्तों देखने में अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, क्योंकि अगर दोस्तों पुटिका बाहर निकला हुआ है ब्रेन में किसी भाग में या नीचे आसपास तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कहता है कि सौंदर्य मतलब ब्यूटी भी दोस्तों, और संरचनात्मक दोस्तों जो बनावट है उसमें भी सुधार लाने के लिए ये चीज़ें किया जाता है। उसके बाद है यह सर्जरी न्यूरोसर्जन द्वारा किया जाता है। कुछ शल्य चिकित्सक पर्याप्त त्वचा के विकास हेतु कुछ समय पश्चात सर्जरी करना पसंद करते हैं, जिससे इसे बंद करने हेतु पर्याप्त त्वचा उपलब्ध हो सके। दोस्तों ये जो है चीज़ें जो सर्जरी शल्य चिकित्सा किया जाता है दोस्तों ये न्यूरोसर्जन करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे मस्तिष्क में दोस्तों जो न्यूरोटिक प्रॉब्लम होता है उसमें दोस्तों न्यूरोसर्जन करते हैं। और ये दोस्तों कुल जो सर्जन डॉक्टर होते हैं दोस्तों, शल्य चिकित्सक जो डॉक्टर है वो दोस्तों क्या करते हैं कि इसमें पर्याप्त त्वचा के विकास होने तक इसका क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। मतलब दोस्तों जब बच्चा कुछ समय हो जाता है बच्चा का तो उसमें त्वचा थोड़ा और ज़्यादा आ जाता है, विकास हो जाता है, तो क्या होता है तब उसके बाद इसका सर्जरी करना पसंद करते हैं, जिससे होता क्या है कि उसका जो सर्जरी किया जा सके वहाँ पे त्वचा से अच्छे से बंद किया जा सके।
अब इसका प्रिवेंशन क्या है साथियों, तो दोस्तों ये तो हम लोग देख लिए इलाज देख लिए कि इसमें CSF का रिसाव और खतरा को रोकने हेतु, उसके बाद है तंत्रिकीय क्षमताओं को और अत्यधिक इसमें प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, और संदर्भ व संरचनात्मक सुधार करने हेतु भी इसका जरूरी है इलाज। रोकथाम प्रिवेंशन क्या है, तो साथियों जो प्रिवेंशन है प्रसर्व निदान तकनीकों जैसे एमनियोरेस्टेनेसिस, जैसे दोस्तों एमनियोटिक द्रव परीक्षण तथा अल्फा दोस्तों प्रीटोप्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा के परीक्षण द्वारा 14 से 16 सप्ताह के गर्भकाल में इसका पता किया जा सकता है ताकि गर्भपात का निर्णय लिया जा सके। दोस्तों रोकथाम इसको कैसे किया जा सकता है, अगर स्पाइनल बाइफीवरा हो रहा है, मतलब दोस्तों आपके स्पाइनल में दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा है और ये 3 चरण में प्रॉब्लम होता है, तो इसको रोकथाम कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों प्रसर्व निदान तकनीक, मतलब जो दोस्तों प्रसर्व जो निदान जो डिलीवरी का जो दोस्तों तकनीक है डायग्नोसिस का, उसमें दोस्तों एमनियोस्टेनिस या दोस्तों एमनियोस्टेनेसिस जो होता है मतलब एमनियोटिक द्रव परीक्षण उससे किया जाएगा। अल्फा दोस्तों फीटोप्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा के परीक्षण द्वारा, मतलब दोस्तों जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो दोस्तों मात्रा बढ़ा हुआ है तो उसके द्रव के परीक्षण द्वारा 14 से 16 सप्ताह के गर्भकाल के दौरान इसको पता किया जाता है ताकि गर्भपात का निर्णय लिया जा सके। उसके बाद है विकार जन कारकों का निवारण कर इससे बचा जा सकता है। दोस्तों विकार जन मतलब जो दोस्तों विकार उत्पन्न होने वाले जो कारक है उसको दोस्तों निवारण करके इससे बचा जा सकता है। तो ये हो गया प्रिवेंशन, दोस्तों इस प्रकार से इसको बचावा किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग दोस्तों उम्मीद है देख लिए होंगे कि इसको रोकथाम कैसे किया जाएगा। तो रोकथाम प्रसर्व निदान जो दोस्तों तकनीक है उसमें दोस्तों होता है एमनियोस्टेनेसिस मतलब एमनियोटिक द्रव परीक्षण जो होता है उसके द्वारा, तथा जो अल्फा फीटोप्रोटीन की जो बढ़ी हुई मात्रा है उसके दोस्तों परीक्षण द्वारा 14 से 16 सप्ताह के गर्भकाल के दौरान किया जा सकता है ताकि गर्भपात का निर्णय लिया जा सके अगर ये चीज़ दिखाई देता है बच्चे में, शिशु में जो गर्भ में है। तो उसके बाद है विकार के जो अन्य कारक है जो उत्पन्न हो सकता है उससे दोस्तों निवारण बचा जा सकता है इससे दोस्तों पता लगा के। तो ये हो गया प्रिवेंशन दोस्तों। तो चीज़ें को हम लोग देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग दोस्तों चैनल पे बने रहिए, देखिए पर्याप्त दोस्तों अच्छे से बढ़िया से पढ़िए। जहाँ पे दोस्तों थोड़ा हमारी बात समझ में नहीं आता है वहाँ पे दोस्तों वीडियो को रोक कर और उससे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर दोस्तों आगे बढ़िए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।